आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्ध शुष्क, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त, मुक्त, इस तरह की जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए वो भी सभी कंप्लीट करवा दिए। और कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिएगा, अगर इससे बाहर जाता है तो फिर आकर के कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर आया है, उठा करके देख लीजिएगा। और नए तरीके से अभी जो मैं क्लासेस आपको करवा रहा हूँ, एक नए अपडेशन के साथ में चीज़ें करवा रहा हूँ। जो चीज़ें अपडेट हुई हैं राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में, उसी हिसाब से करवा रहा हूँ। अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ना चाह रहे हो तो प्रॉपर एक नोटबुक बनाएं और सभी क्लासेस को देखें। और जो मैं लिखा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास की तरह ही एज्यूम करके चलें कि आप ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने बैठे हो, और उसी तरीके से मैं आपको सभी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और बस स्वस्थ रहो, बढ़िया पढ़ते रहो भाई। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवाएंगे। अच्छा लगे मेरा क्लास आप लोगों को तो अपने 10 भाई बहनों के साथ, दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे। बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि इतनी आप हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। अरावली प्रदेश के बारे में बात करेंगे। भौतिक विभाजन चला हुआ था हमारा लास्ट क्लास में। अब हम बात कर रहे हैं हमारे अरावली प्रदेश के बारे में। लिख देता हूँ यहाँ पर और आपको अरावली प्रदेश। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप लिखेंगे अरावली प्रदेश। ठीक है भाई। अरावली, देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ये कौन सी रेखा है? ये है 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। कौन सी रेखा? 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। ये बताया था लास्ट क्लास में, बहुत बार बता दिया। ये जल विभाजक का काम करते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है ये क्या करती है? ये अरावली है, एक बार और लिख देता हूं, अरावली पर्वतमाला है ये। ठीक है, पर्वतमाला ये जल विभाजक का काम करती है। किसका करती है? जल विभाजक का काम करती है। जब मानसून आता है, इधर से जब मानसून आता है तो इसी के इधर वर्षा ना करके इसी के समानांतर निकल जाता है। जो अरब सागर का जो मानसून आता है ना भाई, तो वो इसी के समानांतर हो जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे मैं मानसून वाले टॉपिक में इन डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब थोड़ा सा जो अरावली है ना, इसकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको कि RS तक का एग्जाम आप दे सकते हैं इस क्लास को देकर, किसको? क्लास को लेकर के। ठीक है भाई, मेंस में थोड़ा सा रिटर्न करना पड़ेगा आपको, बाकी का आप इस क्लास से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलो अरावली के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो अरावली है, ये जो भाग किसका? पहली क्लास में मैंने बताया था, ये जो अरावली है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड को क्या बोलते हैं? लॉरेंशिया। क्या बताया था मैंने? लॉरेंशिया। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन, अरावली किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड या लॉरेंशिया का हिस्सा है। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। ये जो पेंजिया थी दो भागों में विभक्त हुई थी। ठीक है भाई, ऊपर को अंगार लैंड बोला था, नीचे को गोंडवाना लैंड बोला था। भारत की जो भूमि है मुख्य रूप से इससे जो गोंडवाना लैंड से कौन कौन से, जो अपना दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इनका निर्माण किस भाग से हुआ था? इस गोंडवाना लैंड वाले नीचे वाले। नीचे मैंने सिखाया था आपको नीचे को, हिस्से को कैसे याद करेंगे? कोई चीज गाड़ते हैं नीचे तो गोंडवाना लैंड। ठीक है, जमीन में गाड़ते हैं तो गोंडवाना लैंड, नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर आगे आग की फिल्म से जाती है तो उसको बोले अंगार लैंड। राइट, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जो हमारी जो अरावली का विकास हुआ था तो उस टाइम पे हुआ था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और सर इसका युग कौन सा है? तो आपको बताना है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एज में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। क्या? आज की नहीं है एक्चुअली। जो हिमालय है ना, हिमालय से भी किसी टाइम पे ऊंची हुआ करती थी। ये धीरे 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 इसके जमीन के अंदर दस्ती चली गई है। और आज के टाइम पे क्या है, देखो यहाँ पर कुछ पहाड़ियों का विस्तार है, कोई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। मतलब ये बिल्कुल लगातार नहीं, कॉन्टिन्यूस ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को। कहीं पर बड़ी बड़ी चोटियां हैं तो कहीं पर बिल्कुल मैदानी क्षेत्र आ गया। क्योंकि ये क्या होते हुए अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो बोलेंगे तो हमारी जो अरावली पर्वतमाला कैसी है? अवशिष्ट। ठीक है, अवशिष्ट पर्वतमाला है भाई। ठीक है, और अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। और अरावली का अगर हम कंपैरिजन करें तो
आप लोगों को अफ्रीका, जो आपको नॉर्थ अमेरिका मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ाऊंगा बताऊंगा। तो नॉर्थ अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, उसमें जो अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, वो अमेरिका में ये वाला पार्ट है जो साउथ ईस्ट वाला, यहाँ पर एक क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है अपलेशियन। कौन सी पर्वतमाला है? अपलेशियन। अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है, ठीक है। पर्वतमाला के, थोड़ा सा कैसे हाथ धीरे धीरे चल रहा है, कोई ना, पर्वतमाला के समकालीन है, ठीक है भाई, समकालीन है। तो आपको बताना है कि किसके समकालीन है सर। ये आपको अपलेशियन जो पर्वतमाला है नॉर्थ अमेरिका की, कौन सी, ये कहाँ की है? नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। हिंदी में क्या, उत्तरी अमेरिका लिख लो, ठीक है भाई, ये समझ आया आपको। तो उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है, उसमें भी अमेरिका वाले हिस्से में ये पड़ती है। इजेट क्लियर हुआ। जो अरावली के बारे में थोड़ा और समझ लो। जो अरावली है ना हमारी, अरावली में ज्यादातर इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में क्या है? धात्विक खनिजों की प्रधानता है। अरावली वाला ये जो क्षेत्र पूरा धात्विक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है, और इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता पाए जाने के कारण इसको धारवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो चट्टान है वो धारवाड़ चट्टाने पाई जाती है। धारवाड़ प्रदेश भी बोलते थे। धारवाड़ चट्टाने पाई जाती है। कौन चट्टाने पाई जाती है पूछता है आपसे, तो धारवाड़ चट्टाने कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। अरावली जो श्रेणी है इसमें धारवाड़ चट्टाने पाई जाती हैं। और जो अरावली है इसी के अंदर और क्या होता है सर, इसके द्वारा यहाँ से अरावली से नदियों का उद्गम होता है। राजस्थान में नदियों का उद्गम भी, बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से कोठारी है, आपकी बनास है, बेडच है, ये बहुत सारी नदियां मैं आपको करवाऊंगा। तो इन सभी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की श्रेणी से ही होता है, ठीक है भाई। और अरावली के बारे में बात करें तो अरावली में जैव विविधता बहुत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता भी अधिक है। क्या है? जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है सर इसमें, ठीक है। जैव विविधता, इतने पॉइंट करवा रहा हूं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप लोग यकीन के साथ में बस पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। जैव विविधता भी इसमें पाई जाती है। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें, देखो यहाँ पर ढलान पे लिख लो आप, ढलान के दर है अरावली का। देखो यहाँ पर, ये मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, थोड़ा सा समझ से जाओ। अरावली का ढलान के दर से, ये कौन सा है सर आपका? ये है वेस्ट, ये है आपका साउथ। तो साउथ वेस्ट किसे बोले तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर इसके ढलान की बात करें तो लिखेगा दक्षिण पश्चिम से लेकर के इसका जो विस्तार मिलता है हमें उत्तर और पूर्व की ओर है सर इसका, ठीक है भाई। ये अरावली श्रेणी है। ये इसका जो ढलान की बात करें या फिर इसकी जो दिशा की बात करें, ढलान तो एक्चुअली क्या है, देखो इसका ढलान की बात करें तो अरावली में कुछ नदियां तो पश्चिम की तरफ भी जाती हैं और कुछ पूर्व की तरफ भी इससे प्रभावित होती है, ठीक है भाई। या विस्तार कहें तो ये विस्तार लिख लो, लिखना चाहे तो यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं, विस्तार। ढलान, क्योंकि इसमें देखो ये जो हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार भी ये होंगे, ये ऊपर से नीचे, ये अरावली प्रदेश है ना इसका, तो यहाँ ये हो गया वेस्ट हो गया, ये हो गया आपका पूरब हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ किसका विस्तार है? जहां पर जो नदियां आती हैं वो नीचे की तरफ है, तो ये विस्तार लिख सकते हैं। यहाँ पर एक विस्तार और लिख लो, ठीक है भाई, ये समझाने के लिए आपको चीजें, ये गलत नहीं है ढलान भी, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया, आपको समझ आया कि नहीं? अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारी जो ये राजस्थान में जो अरावली पाई जाती है, राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है सर, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है? तो देखो यहाँ पर, ये मैंने आपको कच्चा ये डायग्राम बनाया है, आप लोग यहाँ पर देख के बताओ कि सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रही है? सर हमें चौड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है उदयपुर सिरोही, और ये आपका उदयपुर सिरोही राजमहल इस वाले एरिया में दिखाई दे रही है हमें। तो आपको बताना है दक्षिण, किसमें? दक्षिण जो अरावली है, एक्चुअली इसको भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे हम। क्या? दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, एक तो मेवाड़ अरावली और एक आबूखंड, ठीक है। तो सर्वाधिक आबू का जो विस्तार है इसका, तो बात करेंगे तो दक्षिण में। कहां पर है विस्तार? बात करें सर्वाधिक विस्तार बात करें, सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो विस्तार कहां पर है आपका? तो आप लिखेंगे सर दक्षिण में। कहां पर है? दक्षिण में। और सर्वाधिक ऊंचाइयां भी कहाँ है? जो अरावली की श्रेणियों की ऊंचाइयां कहां पर है? ये भी दक्षिण में, सिरोही में, इन डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा धैर्य बना रखो, बस सभी चीजें लिखा रहा हूं आपको। और सबसे कम इसका विस्तार है आपका अजमेर और ब्यावर में। कहां पर है? अजमेर और ब्यावर में इसका मुख्य रूप से
सबसे कम विस्तार देखने को मिलता है। एक बार दोबारा समझेंगे, अरावली के बारे में इन डिटेल में समझते जाइएगा। जो अरावली पर्वतमाला है ये प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है। कैसी है? बहुत प्राचीनतम पर्वतमाला है। पहले बहुत ज्यादा हाइट हुआ करती थी, धीरे 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 ये जमीन में धंसती हुई चली जा रही है और ये क्या होगी, ये विच्छेदित हो चुकी है। क्या विच्छेदित हो चुकी है? मतलब टूट चुकी है एक तरीके से। कहीं पर बड़ी बड़ी पहाड़ियों का विस्तार है, कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं मैदानी प्रदेश भी आ जाए, कहीं पठारी भाग है, इस तरीके से है। और जो जो अरावली पर्वतमाला है हमारी, तो ये जो भाग माना जाता है गोंडवाना लैंड या लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा माना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण माना जाता है। इसके समकालीन बात करें, समतुल्य पर्वतमाला कोई और है क्या? अपलेशियन पर्वतमाला है, जो कि कहां पर है? अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका वाले हिस्से में आती है अपलेशियन पर्वतमाला, इसी का हिस्सा है। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है ये, धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पर धारवाड़ की क्या पाई? चट्टानें पाई जाती हैं। और आपको पता होगा बनास है, कोठारी है, बेड़च है, बहुत सारी नदियों का उद्गम इससे होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर हुआ? पूरा का पूरा इन डिटेल में समझ आया कि नहीं आया? और इसके महत्व की बात करें अपने आप में, जो हमारी अरावली पर्वतमाला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो महत्व है वो है मरुस्थल के मार्च को रोकना। मार्च कहते हैं जो मरुस्थल बढ़ रहा है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि इससे इसके आगे यहाँ मरुस्थल का विस्तार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? राजस्थान में मरुस्थल का और भी विस्तार ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे यहाँ अरावली पर्वतमाला है, इसकी वजह से विस्तार नहीं है। किसका भाई? आगे पूरब की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला रोक लेती है। ये भी समझ आया होगा आपको। इज दैट क्लियर? मैंने सब बता। और नदियों का यहाँ पर जैव विविधता भी पाई जाती है, नदियां हैं। और ढलान की बात करें या इसकी दिशा की बात करें तो राजस्थान में जो विस्तार है कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब की तरफ विस्तार है इसका। और ढलान की बात करें तो ढलान तो देखो, इसको ढलान मत बोलो आप, रहने ही दो ढलान को, तो ढलान ठीक नहीं रहेगा, विस्तार ही समझ लो। ठीक है भाई, विस्तार है ना, ये विस्तार है। ठीक है भाई, विस्तार। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट बात करो। और कोई भी अगर कभी कभार जल्दबाजी में कोई शब्द अगर गलत भी हो जाता है इनकेस, तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करवा दूंगा। बाकी का कोई भी चीज आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ऑथेंटिक ही पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। इसका मैंने सर्वाधिक विस्तार दक्षिण में है, सबसे कम विस्तार मध्य में है। ठीक है भाई, ये आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब थोड़ा सा अरावली के बारे में समझ लिया, अब मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या है अरावली के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। अरावली कैसे आई, कहाँ पर आई और किस तरीके से ये विस्तार इसको देखने को मिलता है हमें। चले करें शुरू। चलो अब बात करते हैं हम अरावली की। जो अरावली पर्वतमाला है ये गुजरात से निकल के आती है। कहां से? गुजरात से इसका उद्गम है। ये राजस्थान, इसका जो विस्तार है केवल राजस्थान में ना होकर के गुजरात में है, गुजरात में है। और ये दिल्ली तक, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहां तक? दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। पानी पी लेता हूं, ठीक है। शुरू करें, ठीक है। चलो, जो अरावली पर्वतमाला है ये यहां से देखो इतनी बड़ी है, बिल्कुल सर बड़ी तो दिखाई दे रही है, बड़ी है तो सर इसकी कुछ लंबाई होगी, ठीक है। तो लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई बतानी है आपको कुल, पहले मैं कुल लंबाई पूछ रहा हूं आपसे। कुल लंबाई है ये 692 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट पूछी जाती है वैल्यू आपसे। 692 किलोमीटर अरावली की दक्षिण और पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक लंबाई है ये टोटल। ये कहां से है? यहां पर एक गुजरात है, गुजरात में एक जिला पड़ता है पालनपुर। कौन सी जगह? पालनपुर, ठीक है। पालनपुर गुजरात से इसका विस्तार होता है और राजस्थान में जाती है। और राजस्थान में सबसे पहले यहाँ टच करती है तो यहाँ पे खेड़ ब्रह्मा, स्थान का नाम याद रखें, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रवेश करती है। जो अरावली है राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? सिरोही वाले हिस्से से प्रवेश करती है। सबसे पहले जो भाग टच करता है वो सिरोही जिले का करता है, उदयपुर में भी है, ठीक है। सिरोही में ही क्या है आगे बताऊंगा सिरोही के बारे में। सिरोही में भी सर्वाधिक जो ऊंचाइयों वाली चोटी है ना अरावली की, वो सिरोही में ही है, ठीक है, आगे बताऊंगा। अब ये खेड़ ब्रह्मा हो गए, जैसे जाएगी यहाँ पर तो यहाँ खेतड़ी, झुंझुनू में खेतड़ी है। अब झुंझुनू खेतड़ी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली जो खेतड़ी है ये आ गया आपका नीम के थाने में। अब क्या लिखना है आपको? खेतड़ी नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना,
मैंने बताया नए सिरे से कराएंगे आपको, ठीक है। खेतड़ी नीमका थाने इसका जो अंतिम विस्तार है राजस्थान में, और ये कहाँ तक जाती है, ये दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। आपने सुना होगा, रायसीना डायलॉग भी होता, ज्यादा बात नहीं करेंगे उनके बारे में, बस इतना समझो। राजस्थान में विस्तार कहाँ से सर, खेड़ ब्रह्मा से लेकर के खेतड़ी सर। खा यहाँ पर है, खा वहां पर हो रहा है, तो खा यहाँ पर है, खा यहाँ पर है, उस चीजों को जोड़ना सीखो बस। तो खेतड़ी से शुरू होती है और क्या, सॉरी, खेड़ ब्रह्मा शुरू होती है, खेतड़ी पर समाप्त हो जाती है। राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई की बात करें हम, तो राजस्थान में सर लंबाई इसकी 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, ठीक है भाई। 550 किलोमीटर अगर हम बात करें तो लगभग 80% तक एरिया है। कौन सा है, कितना एरिया है, 80% तक एरिया है इसका, ठीक है भाई। चलो ये समझ आया, कितना परसेंट एरिया इसका, 80% तक एरिया राजस्थान में ही विस्तार है। जो अरावली जो ये क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है, इसका राजस्थान में भी कुछ होगा, क्या होगा, कोई आदमी रहते होंगे, कोई क्षेत्रफल होगा, बिल्कुल। राजस्थान का कितना देखिएगा। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, ये जो अरावली प्रदेश है, ये कितना क्षेत्रफल है इसके, अगर हम अरावली क्षेत्रफल की बात करें कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना है। 9 पॉइंट में है, लेकिन आप 9% ध्यान रखिए, 9.3% है, या फिर 9% ध्यान रखिए, कितना है, 9%। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जनसंख्या की बात करें, यहाँ पर जो अरावली में जनसंख्या लगभग 10% तक यहाँ पर इस क्षेत्र में जनसंख्या का पाई जाती है अरावली वाले प्रदेश में। यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वनों का भी विस्तार है अरावली में। और यहाँ पर आगे बताऊंगा बहुत सारी चीजें, अगर अभी से एक्सप्लेन करने लग गया तो दिमाग में थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि एक मूवी की तरह चलने देते हैं। तो अरावली की लंबाई कितनी है सर, टोटल है 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है सर, 550 किलोमीटर। बात करें तो लगभग 80% तक राजस्थान में ही अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करें इसका, राजस्थान में ये क्षेत्रफल पूछ लेता, कभी सम्मिलित करने वाला आ जाता, तो 9.3 या 9% इसका जो एरिया है राजस्थान का टोटल, और जनसंख्या यहाँ पर राजस्थान की 10% निवास करती है। पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र के बारे में बताया था मैंने, 61.11% एरिया है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का, बताया था ना। लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान की किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो आपको बताना मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है। एरिया भी मरुस्थलीय प्रदेश का ज्यादा है, लेकिन घनत्व की बात करें तो आपकी जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में घनत्व ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर पानी की प्रधानता है। हमारे यहाँ जल की कमी नहीं, इधर हम भी भरतपुर के, तो इधर हमारे यहाँ पानी बहुत है, तो पानी वाली होता है तो फसल भी अच्छी होगी। तो जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा होगी, मान लोग ज्यादा रहेंगे, वो भी इसी बात है, तो भाई इधर जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा, इधर जो जिले हैं इनका भी एरिया ज्यादा मिलेगा आपको। समझ आया कि नहीं आया होगा, ये आपको पूरा समझ आया, और क्या दिक्कत है। चले आगे बढ़ाते हैं, आगे हमारी इस कहानी को, और कहानी में आगे ट्विस्ट क्या आता है वो देखते जाएंगे। आराम से ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, किसी को जल्दबाजी लगे तो भाई आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देख सकते हैं। अभी मुझे पता है कि बहुत कम लोग वीडियोस को शायद 2, 4, 5, 10 लोग देखते होंगे, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, और जो इंसान अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो बस आप लोग भी सहयोग करें और बढ़ें, पढ़ें आराम से, ठीक है। चलो अब हम अरावली की बात कर लेते हैं। विस्तार बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब कहाँ से ये भी चीजें समझ लो पहले। ये तो मैंने लिखाने की जरूरत है क्या, चलो तो या इसका जो विस्तार कहाँ तो आपको बताना है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये भी समझ लो। आपको बताना है खेड़ ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, खेड़ ब्रह्मा से लेकर के आपको खेतड़ी तक, खेतड़ी यहाँ हो गया जिला आपका नीम का थाना। कौन सा जिला है, नीम का थाना। इधर हो गया सिरोही, ठीक है भाई, सिरोही, ये भी आप याद रखेंगे। समझ आ रहा है हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, बता देते हैं इसको भी। अब मेन बात कर लेते हैं, हमारी अरावली को हम पढ़ेंगे 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। देखो एक तो हो गया, ये हो गया दक्षिण वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया दक्षिणी अरावली, इसको बोलेंगे हम दक्षिणी अरावली बोलेंगे। ये जो मध्य वाला ये हो गया, इसको बोलेंगे मध्य अरावली। कौन सी अरावली, मध्य अरावली। और ये जो है इसको बोलेंगे हम उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली, उत्तरी अरावली, ठीक है भाई। तो अरावली को हम अध्ययन करेंगे
3 भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे। देखो मैं बताता हुआ चलूंगा आपको। तो सबसे पहले आप लिख लो उत्तरी अरावली, लिख लो उत्तरी अरावली। इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे आप लोग, ज़्यादा फालतू की रामायण लिखने को कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि जब आप लोग रिवीजन करोगे ना तो इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो बहुत जल्दी आप सेकंडों में पेज को पलट दोगे, जल्दी रिवीजन हो जाएगी। इसी तरीके लिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य अरावली। थर्ड नंबर बात करें तो ये नीचे दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। जो दक्षिणी अरावली है इसको भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। डायग्राम बना लो बनाना चाहे तो। एक होता है आबू खंड के रूप में, आबू खंड बोलो या आबू पर्वत बोलो, एक ही चीज़ है, आबू खंड के रूप में। एक मेवाड़, ठीक है, एक मेवाड़ खंड के रूप में या मेवाड़ क्षेत्र के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है, या मेवाड़ क्षेत्र के रूप में हम इनको अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। मध्य अरावली को ज़्यादा कोई कुछ है नहीं इसमें, और इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं बताना शुरू कर देता हूँ यहाँ पर। अब एक बार ये समझ आया, यहाँ पर कुछ चोटियाँ वगैरह बनाऊंगा, लेकिन ये समझ आया कि नहीं आया आपको? यहाँ तक चीज़ें समझ आई? देखिए अरावली के बारे में समझते हैं। अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से है बताएंगे। राजस्थान में विस्तार प्रवेश कहाँ से करती है या शुरू कहाँ से होती है? तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से शुरू होती है और खेड़ खासे खेतड़ी नीमका थाना में समाप्त हो जाती है। राजस्थान में टोटल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान जो अरावली का लगभग 80% तक हिस्सा या 2/3, ठीक है भाई, 2/3 हिस्सा राजस्थान में ही इसका पाया जाता है। ये भी आपको समझ आया होगा। अरावली में मैंने बताया बहुत सारी नदियों का उद्गम है। अरावली में धारबाड़, यहाँ पर धात्विक खनिजों की प्रधानता होने का यहाँ पर धारबाड़ की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। इस चीज मैंने क्लियर कराई दिया। अब हम बात करेंगे इन डिटेल में। यहाँ से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं, जो अभी करवाने वाला हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आप लोग धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो को जरूर देखा करें। अगर आप पूरा क्लास नहीं देखोगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना, नहीं आएगा मजा, तो पूरा देखा करें। आप लोग समझ सकते हैं, जब ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं ना तो बच्चों से आप लोगों से इंटरेक्ट हो पाते हैं, आप पूछते हैं सवाल तो अच्छा लगता है। जब ऑनलाइन में इसमें क्या दिक्कत रहता है कि जैसे मैं अकेला बोल रहा हूँ, अभी अकेला समझा रहा हूँ, आप लोग हाँ करने वाले नहीं हो, मेरे साथ बोलने वाले नहीं हो, तो थोड़ा सा बोरिंग सा फील होता है कभी कभी। लेकिन मैं आपको बोरिंग फील होने नहीं दूंगा। और थक भी जाते हैं, पानी वगैरह मेरे पास सब कुछ है यहाँ पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक भाई, आप लोग बस थोड़ा सा पूरा वीडियो देखा करें और सपोर्ट किया करें। अब बात करते हैं हम अरावली में। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अरावली। किसकी बात करेंगे हम? उत्तरी अरावली की बात करें। ये चलो दक्षिण से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से शुरू हो रही है ना, वहीं से कर लेते हैं। कहाँ से करें बताए? आप लोग हो ही नहीं तो कैसे बात बताओगे भाई कहाँ से करें शुरू? अब तो मेरा मन करेगा मैं वहीं से करूँगा ना भाई, करना भी चाहिए सर। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा मन करता है वहीं से कर देता हूँ। तो पहले थोड़ी बढ़िया चीज़ों कर लेते हैं मालों की, या पीछे करें बताओ? पहले ऐसा करते हैं सर, हम शुरू करते हैं, प्रवेश करते हैं, शुरू कर लेते हैं नीचे से क्या सर, ऊपर से शुरू कर, कहीं से शुरू कर लो, क्या लिख दो नीचे से लिख दो, ठीक है। देखो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं दक्षिणी अरावली। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? दक्षिणी अरावली पढ़ेंगे। इन डिटेल में समझेंगे। कोई दिक्कत परेशानी शंका हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। पूछेंगे क्या आप कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी है, ठीक है भाई। चलो दक्षिणी अरावली की बात करें। देखो दक्षिणी अरावली ये है, देखो ये है यहाँ से लेकर के ये हिस्सा है पूरा का पूरा दक्षिणी अरावली का। ये डायग्राम बना देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पूरा दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। दक्षिणी अरावली की बात करें तो इसकी सर्वाधिक चौड़ाई देखो, यहाँ पर देखो मैं डायग्राम भी उसी तरीके बना। तो सर्वाधिक जो विस्तार है ना, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? ये उदयपुर वाला एरिया सर, उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार हो गया। सिरोही में क्या है, विस्तार तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सिरोही देखो ऊपर है तो ऊंचाई ज्यादा होगी। देखो सिरोही क्या है, देखो उदयपुर से ऊपर है तो बिल्कुल, तो जो ऊंचाई वाली चोटियां होंगी ना वो कहाँ पर ज्यादा बड़ी ऊंचाई होंगी सर, सिरोही में ज्यादा होंगी। याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो सिर देखो, सिर सा से बनता है सिरोही, सा से बनता है शेखर,
शाह से बनता है सिरोही, शाह से बनता है शिखर, या चोटी की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई की जो विस्तार होगा वो कहां पर होगा सर, आपके इसमें होगा सिरोही वाले एरिया में। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, इसको दो भागों में हम बांट ही लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको दो खंडों में बांटेंगे, एक है आबू खंड, आबू खंड, और एक है आपका मेवाड़। ठीक है, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ प्रदेश बोल लो। ठीक है भाई, मेवाड़ प्रदेश क्षेत्र कुछ बोल लो, बस सिर्फ ऐसे कुछ नहीं आएगा ये कि मेवाड़ प्रदेश क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे, वनडे में आपको सीधा आएगा। ठीक है, चलो अब आबू खंड में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो आबू में हम तीन चार चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे, देखिएगा हम पढ़ेंगे इसमें, देखिए उड़िया का पठार, उड़िया का पठार के बारे में पढ़ेंगे। एक है बैथोलिक का पठार, बैथोलिक दिखाई दे रहा है ना, बैथोलिक का पठार, बैथोलिक का पठार। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम इसमें उड़िया हो गया, बैथोलिक हो गया, गुरु शिखर हो गया, गुरु शिखर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें भाकर की जो कुछ श्रेणियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। समझो, अब याद करवा भी दूंगा, टेंशन ना करो, अब पढ़ो बस ध्यान से। दक्षिणी अरावली को दो हिस्सों में बांटा है, देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे आबू, नीचे वाले को बोलेंगे कौन सा हिस्सा है, ये मेवाड़ वाला, मेवाड़ वाला एरिया। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो ऐसे बनता है आबू ऊ, देखो इधर देखो ये क्या है, ए तीन का सा लग रहा है वैसे तो लगने को तो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इससे ही आ और बन जाता है। तो जैसे ये है आबू, तो आबू से ही बनेगा उड़िया का, उड़िया। उड़िया का पठार कहां पर है, तो आपसे पूछेगा, आपको बताना है कि उड़िया का पठार है सर हमारा सिरोही में, उड़िया का पठार सिरोही में। इसकी लंबाई है 1362 मीटर, कितनी लंबाई है, 1362 मीटर। ये सर्वोच्च पठार है राजस्थान का, सर्वोच्च पठार। समझ आया, पूछेगा कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार की बात करो उड़िया, और उड़िया, उड़िया मतलब देखो कोई उड़ जाएगा ना, उड़ेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा, इस समझ लो। तो पठार, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो कि उड़िया का पठार है, इसका विस्तार कहाँ है, सिरोही में। सर क्या बताना है आपको, सिरोही जिला बताना है, तो सिरोही में उड़िया के पठार का विस्तार है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, एक बैथोलिक का पठार भी है। बैथोलिक के पठार की बात करें तो बैथोलिक का मतलब होता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हो गया, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हो गया। ठीक है, एक मिनट रुको भाई ना, थोड़ा सा काम आ गया मुझे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा सा काम आ गया मुझे, एक मिनट रुको भाई ना, ये पॉज करना पड़ेगा। घर से फोन आ गया तो भाई, फोन में डाल रखा था फ्लाइट मोड पे, तो छोटा भैया है कि कॉल आ रहा है आप बात करो, तो ये मैंने कट पहले अभी पॉज कर दी थी, दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट अब ये देख लो, अराब दक्षिण, ये इसको पढ़ रहे थे, ये शुरू किया था हमने। देखो एक बार दोबारा, जो अरावली श्रेणी है मैंने तो इसको दो खंडों में बताया था आपको, एक तो हो गया ऊपर वाला ऐसा, ये हो गया आबू खंड, ये हो गया आपका मेवाड़ अरावली या मेवाड़ क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, मेवाड़ अरावली या मेवाड़ 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 वाला क्षेत्र हो गया नीचे वाला। यहाँ पर सर्वाधिक जो विस्तार कहाँ पर है, उदयपुर में है। सर्वोच्च देखिए ऊपर है तो यहाँ पर सिरोही में सर्वोच्च चोटियों का विस्तार है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई, अब बात करें हम आबूखंड में। आबूखंड में मैंने बताया कि आबू में 1362 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान का सर्वोच्च पठार का विस्तार है, 1362 मीटर की ऊंचाई पर सर्वोच्च पठार है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें बैथोलिक का पठार भी है, तो ज्वालामुखी मुखी क्रिया के द्वारा जो निर्मित मैदान वो होता पठार होता है, उसे बोलेंगे क्या, बैथोलिक, बैथोलिक पठार बोलेंगे। इसमें काली मृदा पाई जाती है, कल मैंने बता दिया था ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है। जो देखो जैसे ये है, यहाँ पर ये है धरातल, यहाँ पर है मेग्मा, मेग्मा यहाँ पर इसको जो तरल भाग होता है लावा का उसे मेग्मा बोलते हैं। मेग्मा क्या होता है, लावा का तरल भाग क्या होता है, मेग्मा। जब ये यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जब ये बाहर निकलता है यूं, तो एक स्थान बनता है, इसको तो क्रेटर बोलेंगे। ये जो धीरे धीरे यहाँ पर ये जम जाएगा, ये एक पठार बन जाएगा, इस पठारी प्रदेश को ही कहेंगे बैथोलिक पठार के नाम से जानेंगे। तो बैथोलिक पठार संबंधित आपको बताना है सिरोही में, राइट। अब बात करें गुरु शिखर की, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे गुरु शिखर। और भाकर क्या कहें, भाकर के बारे में समझो, गुरु शिखर के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, भाकर के बारे में समझो। जो सिरोही है, सिरोही है और जो जालौर है, मुख्य रूप से सिरोही की बात है, जालौर में भी है भाकर की कुछ चोटियां। देखो तो सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली, क्या तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ जो चोटियां हैं, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, श्रेणियां हैं, उनको कहेंगे क्या बोलेंगे, भाकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाकर बोल देंगे। समझ आया, नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम चोटियों पर बात कर लेते हैं, कहां पर कितनी चोटियां हैं ये समझना है। देखो
अरावली के इस प्रदेश में, किसमें, आबू खंड वाले प्रदेश में सर्वाधिक ऊंची चोटियों का विस्तार है। ऊंची चोटियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ चोटियों का अभी नाम लिखा दूं कि आपको सभी का सभी डिटेल में याद हो जाएंगे आपको। चलो यहीं पर देख लो एक बार, ये जो चोटी है देखो यहाँ पर, ये सिरोही में ये जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की, इसका नाम है गुरु शिखर। कौन सा शिखर है ये? गुरु शिखर। गुरु शिखर को कैसे याद करें? पता है, गुरु का शीर्ष हमेशा बड़ा ही होता है। आप स्टूडेंट हो, अगर आपका जो गुरु है, मैं बचपन में जिन गुरुओं से पढ़ता था, अब हम कुछ भी बन जाए या आप कुछ भी बन रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने हमें पढ़ाया है, जिन लोगों ने सिखाया, जीवन की राह बताई है ना, वो हमारे लिए हमेशा ही कैसे रहते हैं, वो पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ है हमसे, तो ये समझो ठीक है। वो शिखर पे है बिल्कुल, हमसे बहुत बड़े हैं। तो गुरु शिखर मतलब गुरु तो सबसे ऊपर रहेगा, शीर्ष वाले भाग में रहेगा, तो गुरु शिखर। अब गुरु शिखर की लंबाई चौड़ाई के बारे में लंबाई की बात कर लेते हैं, ये बहुत पूछा गया है। गुरु शिखर, गुरु शिखर जो चोटी है ना, इसकी जो गुरु शिखर है, इसकी लंबाई की बात करें तो आपको मिलेगा 1722 मीटर। कितना मीटर? 1722 मीटर। और ये तो मीटर में है। अगर मैं फीट की बात करूं, किसकी? फीट की बात करता हूं, मैं फुट की बात कर रहा हूं, तो आपको बताना है 49 ये मिल सकता है गिफ्ट वैल्यू, या फिर आपको 5650 ऐसे आ रहा है। 5650 ध्यान रखना, 5650 फीट इसकी ऊंचाई है। 5650 फीट, या फिर आपको 1722 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, ठीक है, याद आए। सर्वोच्च अरावली की सर्वोच्च चोटी, ये कैसी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी, ये क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी है भाई, ठीक है भाई। सर्वोच्च चोटी है अरावली की, तो गुरु शिखर बताना है। एक और है, सिरोही में है, सिरोही में एक चोटी और है, ये तो मिटाई दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चोटी का नाम लिखेंगे, दूसरी चोटी एक बार ये शौक ले लेता हूँ, दूसरा देखो समझो। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम सिरोही जो है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पर है सर? सिरोही में स्थित है। देखिए दूसरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो है आपकी शेर। कौन सी? शेर। शेर तो कैसे होते हैं भाई? कैसे होते हैं? शेर तो बड़े ही होते हैं बिल्कुल सर। तो शेर, जो शेर चोटी है, इसकी लंबाई 1597 मीटर। कितने मीटर है? 1597 मीटर। और ये कहाँ? ये भी कहाँ पर? ये भी सिरोही में है सर, ये भी कहाँ है? सिरोही में है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा। तीसरे नंबर पर बात करें तो दिलवाड़ा, ध्यान रखिए। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की लगभग 1400, दिलवाड़ा की 1442, ठीक है। दिलवाड़ा की एग्जैक्ट 1442 ही, हाँ। दिलवाड़ा कितने? 1442 मीटर। कितनी मीटर? 1442 मीटर। एक बार देख लेता हूँ, एक बार एग्जैक्ट थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं भूल तो नहीं रहा मैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज गलत नहीं बताऊंगा। दिलवाड़ा की सही तो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, वैसे कोई गलत चीज नहीं बताऊंगा। अगर फिर भी अगर मुझे लगता है कोई डाउट, तो मैं आपको बाकायदा क्लियर करा के बताता हूँ, देखने में कोई एतराज नहीं है। देखिए तो शेर की कितनी है? 1597 मीटर, सिरोही में है। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में, 1442, या कहेंगे 41 ही मिलेगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करें, सभी की चोटियों की बात कर लेंगे अभी। एक है अचलगढ़, और है अचलगढ़, और लिख लो चौथे नंबर पे, जो उज्जैन सिरोही विस्तार है। एक है अचलगढ़। अचलगढ़ की कितने? 1380 मीटर। अचलगढ़ की 1380 मीटर है। बाकी की जो उदयपुर में, अब उनके बारे में बात करें दोबारा से, मेरे साथ हम बोलेंगे। सिरोही में अरावली की कितनी श्रेणियां पाई जाती है? मुख्य रूप से 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी शिखर या चोटी की बात करें तो गुरु शिखर 1722 मीटर या 5650 फीट, 5650 फीट, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें हम शेर की बात करें तो शेर है 1597 मीटर ऊंचाई है उसकी। उसका दिलवाड़ा की बात करें तो 1442 मीटर ऊंचाई है। मेरे साथ बोलेंगे अचलगढ़ की 1380, अचलगढ़ की 1380 मीटर। ये हुआ आपका आबू खंड के बारे में पूरा। और इधर आबू खंड से इधर जालोर में मैंने कल बता दिया, एक और समझ लो, जालोर वाले एरिया में यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी पुरा की? ये कल की क्लास में मैंने बता दिया था, जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां है ना, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर है वो है डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत की जो हाइट है वो कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 सॉरी
869 मीटर, किलोमीटर नहीं, 869 मीटर डोरा की जो जो डोरा डोरा पर्वत है, जो चोटी है, ये इसकी जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो आपको बताना है डोरा पर्वत। क्या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी बताएंगे, गुरु शिखर हो गया अरावली की। और इंडिविजुअल पूछे कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है, ये जालौर में है। ये कहाँ है, जालौर में, कल बता दिया था मैंने इनके बारे में शायद आपको, ये जालौर में है। तो सबसे ऊंची चोटी होगी डोरा पर्वत। और एक मैंने बताया था 56 की पहाड़ियों के बारे में बताया था आपको, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां भी समझ लो एक बार जल्दी से। 56 की पहाड़ियों के बारे में मैंने बताया था, इनका विस्तार कहाँ से है, ये इनका विस्तार है बालोतरा से लेकर के, बालोतरा से लेकर के सिवाना तक। कहाँ तक, सिवाना तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। 56 गुंबदाकार जो पहाड़ियों का, जो बालोतरा से लेकर के शिवाना तक जो 56 गुंबदाकार जो पहाड़ियों का समूह है, उसको क्या बोलेंगे हम, 56 की पहाड़ियां, जिनका विस्तार कहाँ, बालोतरा से लेकर के शिवाना तक है। मैंने इसमें बताया था नाकोड़ा पर्वत के बारे में बताया था। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है। इनके जो 56 की पहाड़ियां, इनमें से ही एक श्रेणी है। ठीक है भाई, भैरव नाथ जी का मंदिर है वहां पर, ये समझ पाए। और जसवंतपुरा में ही राजस्थान का पहला रोपवे, यहाँ पर जो सुंधा माता के द्वारा, सुंधा माता एक रोपवे भी नाम सुना होगा, सुंधा माता, सुंधा माता, सुंधा माता रोपवे का नाम सुना होगा। रोपवे क्या होता है, देखो इधर पहाड़ी तो इधर पहाड़ी, ऐसे कर लो। तो ये कर, जैसे हम रस्सी डाल देते ना, ऐसे ही उसी तरीके से जो तार वगैरह लगा कर उसमें ऐसे यहाँ से बैठा करके पहाड़ी क्षेत्रों में दूसरी जगह पहुंचा जाता है। तो अदर 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 इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं रोपवे। तो पहला रोपवे कौन सा है, सुंधा माता रोपवे, 2006 में बनाया गया था। कब बनाया गया था ये, 2006 में। दूसरा रोपवे की बात करें तो मछली मगरा, कौन सा मगरा, मछली मगरा उदयपुर में दूसरा रोपवे, जो कि 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे किधर, मेवाड़ अरावली की तरफ, या मेवाड़ वाले क्षेत्र की तरफ। मेवाड़ वाले क्षेत्र की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर जो भी चोटियां हैं इनके बारे में डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। तो चोटियों के बारे में समझ लो, और पठारों के बारे में समझ लो, सबको समझा दूंगा यहाँ पर। अब बात करें मेवाड़ अरावली, क्या किसकी बात करेंगे हम, मेवाड़ अरावली की बात करें हम। मेवाड़ अरावली, मेवाड़ अरावली के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे मेवाड़ अरावली के बारे में क्या क्या चीजें हैं। देखो मेवाड़ अरावली में सबसे पहले एक तो आप पठारों के बारे में पढ़ लो, सबसे पहले तो आप पठारों के बारे में पढ़ लो। मेवाड़ अरावली में पठार कौन कौन से है, मेवाड़ अरावली में पठार कौन कौन से हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा भोराट का पठार, भोराट, एक है भोराट, ये क्या हो रहा है हाथ में, देखो एक है भोराट, एक है भोराट, भोराट का पठार, एक है लसाडिया का पठार। पहले नाम लिखा देता हूँ आपको, फिर डिटेल में बता दूंगा। लसाडिया का पठार, मेशिया का पठार, इनको मैं याद करवाऊंगा। और आपका इधर आ जाएगा ऊपर माल का पठार, ठीक है, ये पठार मुख्य रूप से। और इधर मेवल भी आ जाएगा, ठीक है, मेवल भी आ जाएगा, मेवल की जो पहाड़ियां इधर, जो मेवल का पठार बोल सकते इधर है, ठीक है। अब देखो मेवाड़ क्षेत्र में जो पठारों का विस्तार है, पहला पठार है भोराट का पठार, दूसरा देखो भोराट, ये ठा और टा, बस इतना सा अंतर है। अब इसको मैं क्लियर करवा दूं, याद करवा दूं क्या है। एक है लसाडिया का पठार, और एक है मेषा, और एक ऊपर वाला का पठार। अब समझ लो एक एक करके क्या क्या है। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोराट के पठार की। कौन से पठार की बात करेंगे, भोराट के पठार की बात करेंगे। देखो भोराट का पठार, भोराट का पठार, भोराट के पठार की बात करें, यहाँ पर देखिएगा उदयपुर में गोविंदा की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं उदयपुर में, गोविंदा, कौन सा, गोविंदा नहीं है, गोविंदा है, गोविंदा की पहाड़ियां। एक चीज क्वेश्चन और बताएंगे, गोविंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है। गोविंदा की पहाड़ियों से उदयपुर में एक नदी का उद्गम होता है। मैं यहाँ पर शॉर्ट यहीं पर लिख देता हूँ। तो किस नदी का, आयर नदी, कौन सी नदी, आयर नदी। क्या आयर नदी को ही हम बेड़स नदी भी बोलते हैं, कौन सी नदी, आयर या बेड़स नदी का उद्गम वहां से होता है, गोविंदा की पहाड़ियों से ही इसका होता है, उद्गम होता है। और ये कहां से, यहां से लेकर के और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की पहाड़ी तक, ठीक है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी तक जो क्षेत्र है, क्या, गोविंदा, उदयपुर, गोविंदा कहाँ है, उदयपुर में है आपका, ये भी याद रखेंगे। और ये कहाँ है आपका, राजसमंद में, ये भी याद रखेंगे। देखो गोविंदा की पहाड़ियों से लेकर के कुंभलगढ़ की पहाड़ियों तक जो एक पठारी प्रदेश है, पठारी भाग है, क्षेत्र है, उसको भोराट के पठार के नाम से जानेंगे। गोविंदा बोले तो उदयपुर,
और कुंभलगढ़ बोले तो आपको याद होगा, ये तो राजसमंद बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ा बहुत आपने, ठीक है भाई। तो ये उदयपुर और राजसमंद में इसका विस्तार है किसका, भोराट के पठार और गोगोंदा की पहाड़ियों से लेकर के कुंभलगढ़ की पहाड़ियों तक, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों तक। ये समझ आया कि नहीं आया आपको, आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियां और मिलेंगी यहाँ पर। यहाँ ये तो हो गया घोराट का पठार, इसके साथ में चलो पठार की बात हो रही तो पठार समझ लो पहले। एक है भोमट, भोमट का पठार, भोमट का पठार की बात करें, ये कहाँ से है, ये आपका उदयपुर से लेकर के उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में, ठीक है। उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में किसके पठार का विस्तार है आपको बताना है, घोराट के पठार के। एक है मेषा का पठार, मेषा का पठार, मेषा का पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, आपको पता होगा। मेषा का पठार, मेषा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है तो आप बताएंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेषा के पठार पर बना हुआ है, ये आपको ही बताना है, ठीक है भाई। मेषा का पठार होगा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये कुछ एरिया, प्रतापगढ़ का भी कुछ एरिया है, तो यहाँ पर मेषा के पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम उपरमाल का पठार, कौन सा, उपरमाल। उपरमाल कैसे, इसको पठार कैसे कहते हैं मैं बताऊँ आपको। देखो होता क्या है, ये तो शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो एक्चुअली हमारे राजस्थान में ये ऊपर माल लिख दिया, पठार भी लिख रहे हैं, लेकिन माल एक्चुअली राजस्थान में बोलते हैं, राजस्थान में जो माल प्रदेश बोलते हैं वो कहते हैं पठारी क्षेत्र को, किसको, पठारी क्षेत्र को माल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मालवा है, यहाँ पर मालवा का एक पठार है और उसका ये उत्तरी हिस्सा है, तो भाई ऊपर का हिस्सा तो ऊपरी, मतलब ऊपरी हिस्सा हो गया, और माल मिस माल, तो ऊपर माल का पठार कहाँ से, ये आपका जो बिजोलिया, बिजोलिया से लेकर के बिजोलिया, बूंदी वाला इस एरिया में पाया जाता है ये आपका कौन सा पठार भाई, कौन सा पठार बात करें तो ऊपर माल का पठार शाहपुरा, ठीक है भाई। शाहपुरा में भी आ जाएगा आपका भीलवाड़ा, और कुछ हिस्सा टोंक का भी आता है इसमें, कुछ हिस्सा टोंक का और बूंदी का, ये मालपुरा तक विस्तार देखने को मिलता है इसका, किसके, ऊपर माल के पठार का। समझ आया, आया कि नहीं है, दोबारा से देखो पठार कौन कौन से है। भोराट का पठार मैंने बताया था, भोराट का पठार है गोगुंदा, देखो यहाँ पर गोगुंदा है, गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक जो पठारी प्रदेश है इसको बोलेंगे हम भोराट का पठार के नाम से जानेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ उदयपुर से लेकर के डूंगरपुर तक जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे भोमट, कौन क्या बोलेंगे, भोमट। और डूंगरपुर से लेकर के बांसवाड़ा इसको मेवल बोलेंगे, कौन सा, मेवल, क्या बोलेंगे इसको, मेवल बोलेंगे, ठीक है। मेवल कौन सा है तो मेवल ध्यान रखना, मेवल होता है, मेवल, 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 मेवल की बात करें तो मेवल का पठार है या प्रदेश की बात करें तो ये किसको बोलेंगे, ये बोलेंगे हमारे डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा वाले एरिया को बोलेंगे। और ये गोगोंदा की पहाड़ियों से, आपको पता है कि गोगोंदा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसे बेडश नदी के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट कुंभलगढ़ तक हो गया, भोमट का पठार आपका उदयपुर से लेकर डूंगरपुर तक भोमट का पठार हो गया। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, ये जो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ का एरिया है, कुछ भीलवाड़ा वाला थोड़ा सा हिस्सा इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट बात करें ये ऊपरमाल का पठार बता दिया मैंने, बिजोलिया से लेकर के एंड आपके मालपुरा तक विस्तार में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे ये मेवल की पहाड़ी, ये भी मैंने आपको बता दिया। नीचे ये प्रदेश है, इसको बागड़ी प्रदेश के नाम से जानते हैं। समझ आया कि नहीं आया, आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें टॉपिक तो क्या पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। एक अभी राजस्थान में जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, क्या पूछा गया कि उसमें एस्ट्रोमेलिस करवा रहा था कि कौन सी पहाड़ी संबंधित नहीं है, तो एक सतूर आया था, एक नाम आया था शायरा, 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 एक शतूर, एक नाम शायद भूल रहा, तो उसमें ये तरह का जो सतूर है ये मध्य अरावली का हिस्सा बताया गया था। बल्कि ये जो सतूर वाली पहाड़ी है, सतूर वाली पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, बूंदी में। कहाँ पर है सतूर का विस्तार, तो सर बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी वाले एरिया। तो जो शायरा है ये है उदयपुर में। शायरा कहाँ पर है, उदयपुर में। लगभग 900 मीटर की ऊंचाई भी, ऊंचाई भी ध्यान रखें तो शायरा की ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर ऊंचाई। शायरा की ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। और जो उदयपुर वाले हिस्से में, उदयपुर वाले हिस्से की बात करें, यहाँ पर एक जो मगरा, ठीक है, मगरा या मगरी आपको मिलेगा, ठीक है। मगरा या मगरी से संबंधित कोई भी चोटी का नाम आता है तो आपको उदयपुर बताना होगा, ठीक है भाई। जैसे हिरण मगरी, हिरण मगरा बोलो, ठीक है, हिरण मगरी, ठीक है, हिरण मगरी आता है, ठीक है। एक मोती मगरी आता है, हिरण मगरी है, मोती मगरी है, एक मछली मगरी, मछली मगरी, मछली मगरी, ये किससे संबंधित है, ये सभी उदयपुर से संबंधित है। आपको सभी को बताना है उदयपुर किससे संबंधित है सर, ये
उदयपुर से संबंधित है, आपको बताना है। तो जो मछली मंगरी है यहाँ पर, इसी पर राजस्थान का सेकंड रोपवे, कौन सा रोपवे राजस्थान का? सेकंड रोपवे, ठीक है भाई, सेकंड रोपवे, ये मैंने बताया अभी बता दिया था, मैं 2008 में बना था सेकंड रोपवे, 2008 में बना था मछली मंगरी उदयपुर, सब समझ आया। नेक्स्ट इसमें एक एक पठार और रह जाता है जिसे बोलेंगे लशाडिया का पठार। कौन सा डिया का पठार? लशाडिया का पठार। लशाडिया का पठार कहाँ पर है सर? ये है आपके शलोम्बर में। कहाँ पर है? शलोम्बर में, ठीक है। लसाड़ी पठार का विस्तार कहाँ पर है? शलोम्बर में, आपको बताना होगा। अब बात कर लेते हैं, जो उदयपुर शहर है ना, यहाँ पर भी और कुछ चोटियां पाई जाती हैं, यहाँ पर भी कुछ चोटियां पाई जाती हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने, क्या? गिरवा। कौन सा? गिरवा। गिरवा की बात करें तो गिरवा क्या है? जो अरावली की छोटी छोटी चोटियां है ना, उनकी एक श्रेणी बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे ये है उदयपुर शहर, इसके चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं इनको बोलते हैं गिरवा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गिरवा की पहाड़ियां। भी बता पूछेगा तो आपसे बताना है कि गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है, आपको बताना है कि उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर, ठीक है, उदयपुर हो गया। एक है जरगा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी। जरगा की पहाड़ी की बात करें, लंबाई ध्यान रखना इसका, 1431 मीटर। कितनी लंबाई इसकी? जरगा की 1431 मीटर है, और ये सर्वोच्च चोटी है। ये किसकी है? ये नीचे मेवाड़, मेवाड़ अरावली, मेवाड़ अरावली बोलो या बोलो तो उदयपुर की, उदयपुर की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। उदयपुर की सर्वोच्च चोटी की पूछेगा तो आपको बताना है जरगा है। कौन सी है सर? जरगा है सर, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है भाई, सर्वोच्च चोटी। पूछेगा आपसे गिरवा क्या है तो आपको बताना है उदयपुर के चारों जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनकी श्रृंखला को क्या बोलेंगे? गिरवा बोलेंगे। और जरगा की पहाड़ियां है, जरगा की पहाड़ी 1431 मीटर, ध्यान रखिएगा। जरगा की पहाड़ी जो मेवाड़ और जो अरावली की, मेवाड़ जो अरावली का हिस्सा है, कभी कभार जल्दी बताने के चक्कर में चीजें स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। तो जो मेवाड़ अरावली का हिस्सा है ना, उसमें जो सर्वोच्च चोटी की बात करें तो जरगा चोटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। शायद बता दिया मैंने, ये बता दिया। एक यहीं पर कमलनाथ भी आती है, कमलनाथ। कौन सा नाथ है? कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ पहाड़ी की चोटी की लंबाई 1001 मीटर। कितना मीटर? 1001 मीटर कमलनाथ की क्या है भाई? ये चोटी है, इसकी ऊंचाई है कमलनाथ की। एक लीलागढ़ भी मिलेगा। क्या नाम मिलेगा यहाँ पर? लीलागढ़ मिलेगा, नागपानी मिलेगा। यहीं पर लीलागढ़, ये नाम ध्यान रखिए, लीलागढ़, नागपानी। कौन सा पानी? नागपानी, ठीक है। नागपाड़ियां आपकी उदय हम पढ़ेंगे, अभी अजमेर में पढ़ेंगे, ठीक है। किस में पढ़ेंगे? अजमेर में पढ़ेंगे। इन डिटेल में ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको? और इसमें एक और है देश शहरों का पठार, देश शहरों का पठार। देश शहरों का पठार की बात करें, देश शहरों का रागा, एक पहाड़ी, और रागा और जरगा। रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच जो स्थित जो प्रदेश है, हरा भरा प्रदेश है, उसको हम किस नाम से जानेंगे भाई? तो देश शहरों के पठार के नाम से उसे हम जानेंगे भाई। किस नाम से? देश शहरों के पठार के नाम से इसे हम जानेंगे भाई। समझ आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा समझ आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, समझ आ गया नहीं यार? कोई डाउट रहा? एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको, जिससे याद हो जाए आप लोगों को पूरा पूरा। हम दक्षिणी अरावली पढ़ रहे थे। दक्षिणी अरावली को हमने दो भागों में बांटा था, एक हो गया आबूखंड वाला, और एक जो मेवाड़ अरावली बोलो या मेवाड़ प्रदेश वाले भी। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले इस अरावली वाले को, किसको? आबूखंड वाले को। आबूखंड में सबसे पहले मैंने बताया, जो मेन इंपोर्टेंट है, गुरु शेखर चोटी के बारे में पढ़ा था। गुरु शेखर की जो ऊंचाई बताई थी मैंने आपको, 1722 मीटर या 5650 फीट, ठीक है। 5650 फीट है, इस तरीके में 5650 है, ऐसे याद रखना 5650। तो फीट में पूछे तो 5650 बताना है कितना? 5650 राउंड ऑफ करके, वैसे एग्जैक्ट नहीं, 56,49,606 इस तरीके से, लेकिन आपको 5650 ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था यहाँ पर? एक शेर बताई, शेर की चोटी की लंबाई कितनी है? 1597 मीटर बताई थी। दिलवाड़ा कितनी है सर? 1480। दिलवाड़ा की कितनी बताई थी मैंने आपको? 1480 बताई थी। अचलगढ़ की 1380, 1380 अचलगढ़ की बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है भाई। और ये गिरवा की मैंने बता ही दिया, जरगा बता दिया, ये पहाड़ियां सब कुछ बता दिया। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बोर हो जाता हूँ। आप लोग ना ऑफलाइन क्लास मिल जाती ना, वो ठीक हो जाता, लेकिन आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है भाई। अगर हम फिर साथ में होते बोलते तो और भी मजा आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
प्रीमियम ये पढ़ा दिया मैंने पूरा पूरा, इससे बाहर सिंगल पोजीशन नहीं जाएगा यहाँ से, बस विश्वास करिएगा आप लोग, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इतना पढ़ा दिया कि आप लोग, सच बता रहा हूँ, कोई किसी के नोट्स भी उठा लोगे ना तो भी सर कहेंगे कि सर आपने बहुत करवा दिया, आपने क्या क्या कहोगे आप, सर बहुत करवा दिया, ठीक है, और मैं आपको ज्यादा ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब हम मध्य अरावली की बात करेंगे, किसकी बात कर लेते हैं, मध्य अरावली की, मध्य अरावली की बात करेंगे। मध्य अरावली है ना, इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है, मध्य अरावली मुख्य रूप से कहाँ विस्तार की बात करें तो मध्य अरावली का मुख्य रूप से विस्तार की बात करें, विस्तार बात करें, एक तो हो गया अजमेर, अजमेर हो गया, ठीक है, अजमेर के बाद ब्यावर, अजमेर और ब्यावर में तो मुख्य रूप से है, क्या मुख्य रूप से तो यही विस्तार है इसका, मुख्य रूप से, ठीक है भाई, मुख्य रूप से विस्तार कहाँ, अजमेर ब्यावर में, कुछ हिस्सा जैसे अभी इधर कुचामन जिला बना दिया, कुचामन सिटी बना दिया तो इधर आ जाएगा, कुछ हिस्सा की बात करें तो इधर जयपुर से भी ले लो, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, अदरवाइज मुख्य हिस्सा ये पूछेगा नहीं विस्तार कहाँ पर है, तो ये आपको अजमेर और ब्यावर जिले का नाम ध्यान रखना मुख्य रूप से इसके विस्तार की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी मध्य अरावली है, मध्य अरावली में एक तो पढ़ेंगे मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ से लेकर तो राजमहल तक, देखिए अजमेर से लेकर के राजमहल इस एरिया में पहले मेर जाति का निवास हुआ करता था, किसका, मेर जाति का निवास हुआ करता था, इस कारण इसको मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से है। तो अजमेर से लेकर के कहाँ तक है ये सब, अजमेर से और राजसमंद के कुछ हिस्से तक, ठीक है, अजमेर से राजसमंद तक जो विस्तार है उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, मेरवाड़ा की छोड़ राजसमंद, ठीक है, ठीक है, तो राजसमंद ठीक तो जो साल लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो राजसमंद का जो राजसमंद से लेकर के और जो आपके अजमेर तक जो प्रदेश है, इसमें जो मेर जनजाति का निवास होने का, जाति का निवास होने का, इनको मेर की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। इसमें एक सबसे सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर सर्वोच्च चोटी की बात करें मोराई जी, मोराई जी या महाराय जी बोलते हैं, ठीक है, महाराज जी या मोराई जी भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, मोराई जी, ठीक है, महाराज जी या मोराई जी, इसकी बात करें, इसका जो विस्तार है टोडगढ़ में, कहाँ पर है, टोडगढ़, टोडगढ़ कहाँ पर है सर, टोडगढ़ आ गया ब्यावर में, कहाँ पर है, टोडगढ़ आ गया ब्यावर में, ठीक है भाई, टोडगढ़ कहाँ पर है, मेरे साथ बोलेंगे एक बार, अजमेर जो मध्य अरावली है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका है मोराई जी, जी, क्या नाम है इसका, महाराज जी सर्वोच्च चोटी, कौन चोटी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है सर, आपकी महाराज जी सर्वोच्च चोटी है आप लोगों की, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करें हम, और ऊंचाई की आपको बता दे, ऊंचाई नहीं बता तो लिख लो, एक है आपकी इसकी 933 मीटर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई इसकी 933 मीटर ऊंचाई है, एक है अजमेर में, यहाँ पर एक है तारागढ़, तारागढ़, तारागढ़ की जो ऊंचाई है लगभग 873 मीटर, कितनी मीटर ऊंचाई है तारागढ़ की, 873 मीटर तारागढ़ की ऊंचाई है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वैसे जा रहा है, कोई ना, देखो मध्य अरावली है, ठीक है, मध्य वाले बीच वाले इसी के होता है, तो याद कर करें मध्य अरावली, देखो मैं से मध्य अरावली, मैं से मोराई जी, क्या क्या मैं से मध्य अरावली, मैं से मोराई जी, तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी होगी मोराई जी, कौन सी हो गई, मोराई जी सर्वोच्च चोटी होगी जो कि टोडगढ़ में है, और वर्तमान समय में ये आ गई ब्यावर जिले में, कहाँ पर, ब्यावर जिले में, और तारागढ़ है ये अपनी अजमेर में ही है, तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में ही इस चोटी का विस्तार है, ये आपको समझ आया कि नहीं आया भाई, समझ आया कि नहीं आया भाई, आ रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं सभी चीजें आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, तो आपको बता दिया, देखो मध्य अरावली का विस्तार मुख्य रूप से अजमेर में है, अजमेर ब्यावर वाले एरिया में है, और सब सर्वोच्च चोटी होगी मोराई जी, जिसकी 933 मीटर ऊंचाई है, दूसरी तारागढ़, तारागढ़ की 873 मीटर ऊंचाई है, और आपको मेरवाड़ा बता ही दिया, मेरवाड़ा जो अजमेर से लेकर राजसमंद वाले एरिया में मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये चोटियां, ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। चलो और बताए तो देखो, अब इसमें राजसमंद इसी के साथ में पढ़े, तो देखो राजसमंद में एक खमनौर की है, खमनौर की पहाड़ियां हैं, देवेर की पहाड़ियां हैं, खमनौर है, देवेर है, इनकी पहाड़ियां, तो कुछ पहाड़ियों के बारे में पहले बात बताऊंगा, मेरे समझो नाग पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, नाग की जो पहाड़ियां है ना, ये कहाँ पर है सर, ये है आपके अजमेर शहर, अजमेर शहर के आसपास, ठीक है, अजमेर शहर की जो आसपास में ना, इसको बोले नाग पहाड़ियां, यहीं से नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम,
उद्गम, नूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर? नागपाड़ियों से होता है, ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें नागपाड़ियों की बात में, किसके बारे में? कुछ यहाँ से राजसमंद से मैं रिलेटेड मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है राजसमंद में? एक है खमनौर की पहाड़ी। कौन सी? खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी से एक नदी निकलती, उद्गम होता है, खारी नदी का उद्गम, खारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, कमनौर हो गया। और बीछा मेडी की बता दी कि मैंने नहीं बताई कि बीछा मेडी की लिख लो। बीछा मेडी, बीछा मेडी की पहाड़ी, बीछा मेडी की पहाड़ी कहाँ पर है? ये तो उदयपुर में है, ये तो है उदयपुर में, ये कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है बोर हो रहा है इससे ना, बोर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी करवा दो। तो बीछा मेडी की सोम नदी निकलती है, कैसे इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा ढंग से। तो सोम नदी का उद्गम होता है। और देवेर की पहाड़ियों से, देवेर की पहाड़ियों की बात करें तो आपकी किस नदी का निकल? कोठारी नदी का उद्गम है। कौन सी नदी का? कोठारी नदी का उद्गम होता है। ये भी चीज आप साथ में ध्यान रखेंगे। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, शायद पता नहीं किस वजह से आप ठीक नहीं हो रहा। पढ़ा तो ठीक रहा हूँ, लेकिन एनर्जी कैसे नहीं आ रही है पता नहीं। आप लोग ना भाई थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, आप लोग देखते हो नहीं। आज की कल वाली जो वीडियो डाली थी ना, वो किसी ने देखी नहीं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो ऐसा मत किया करो, आप लोग देखा कर, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवाया करो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे ना, वही सच बताओ ना, बहुत एनर्जी के साथ में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखो, अब बात कर लेते हैं हम उत्तरी अरावली की बात कर लेते हैं। किसकी? उत्तरी अरावली की बात कर लेते हैं। देखो, उत्तरी अरावली, इसको तो फ्री करके ही हम बात करेंगे। हम उत्तरी अरावली की बात करेंगे। उत्तरी अरावली में मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ेंगे, समझ थोड़ा जल्दी करवाता हूँ। उत्तरी अरावली में एक तो हम पढ़ेंगे खंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खंडेला की पहाड़ियाँ। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? खंडेला की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बैराट, बैराट की पहाड़ियाँ। किसके बारे में पढ़ेंगे? बैराट के बारे में, बैराट की, खंडेला की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, बैराट की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में खंडेला हो गया, बैराट हो गया, और इधर अजमेर अलवर की तरफ अगर चलेंगे तो काकनवाड़ी, काकनवाड़ी और उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, हम बात करें उत्तरी हिस्से की। देखो, उत्तरी हिस्से की बात करें, यहाँ पर उत्तरी हिस्सा हम बोले तो यहाँ पर, इसका विस्तार कहाँ पर है? देखो, जिलों की बात में बात करूँ, जिलों के बारे में बात करूँ तो एक तो हो जाएगा आपका उत्तर में झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू के बारे में बात करें, यहाँ पर कोटपुतली आ गया, कोटपुतली बहरौड। ठीक है, कोटपुतली बहरौड, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, कोटपुतली बहरौड। यहाँ कुछ खैतर वाले एरिया को भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, खैतर तिजारा, और ये अलवर हो गया, जयपुर हो गया, दौसा हो गया। और वास्तव तो ये कि यहाँ पर हमारे बयाना में भी जो अरावली श्रेणी है ना, उत्तरी हिस्सा में एक श्रेणी है हमारे वहाँ पर बयाना में भी, लेकिन डॉक्यूमेंट किताबों में नहीं है, लेकिन बयाना में भी, बयाना में भी इसका विस्तार है। इधर इधर बात करें ना, इस तरफ भी विस्तार है अरावली का। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके जिलों के बारे में बात होगी। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करें इसमें चोटियों की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खंडेला, खंडेला बोले तो सीकर, खंडेला की पहाड़ी को बोले तो सीकर। नेक्स्ट बात करें बैराट, ये होगी आपकी कोटपुतली। बैराट की बात है तो कहाँ पर? कोटपुतली तरफ चलेगी। ये काकनवाड़ी, ये होगी अलवर में, अलवर। इन्हीं के बारे में याद कर लेते हैं, जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। समझ आया? आएगा क्यों नहीं, देखो समझो। अब यहाँ से इससे भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, फिर भी कंटेंट आपको पूरा करवा के जाऊंगा, पूरी क्लास करवा के जाऊंगा। और फिर कल पढ़ेंगे हम कौन सा? कल पढ़ेंगे हम कौन सा? कल हम कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट इसको, भौतिक प्रदेश को। कल मैं बड़ी क्लास करवाऊंगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के आऊंगा कल। तो ये पूरी मैदान को पढ़ेंगे, और उसके साथ में हम हाड़ौती को भी कल हम पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, चलो, इसमें और क्या क्या चीजें होती है देखो, इसके बारे में समझो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं, सर्वोच्च चोटी। क्या? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखो, पहले खंडेला की बात कर लेते हैं। खंडेला है ना, खंडेला, खंडेला कहाँ है सर? सीकर में। इसकी एक में से एक चोटी है जिसका नाम है रघुनाथगढ़। कौन सा गढ़? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई की बात करें 1055 मीटर, 1055 मीटर। यह है उत्तरी अरावली
उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कैसी चोटी है सर ये? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो आपसे पूछा कोई उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो आपको बताना है रघुनाथगढ़। सर कहाँ पर है? सीकर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया? ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें रघुनाथगढ़। यहाँ पर आपको एक तोराबाटी है और यहाँ पर हर्ष हर्ष पर्वत हर्ष पर्वत भी मिलेगा। हर्ष पर्वत भी कहाँ पर? से सीकर में सर। इसी के साथ में क्वेश्चन को लिख लो। हर्षनाथ की पहाड़ी की बात करें। हर्षनाथ की पहाड़ी है आपकी अलवर में। नाथ आ गया तो समझना अलवर में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। हर्ष पर्वत बोलेंगे तो आपको करणी माता, जब आप लोग देवता पढ़े हो तो सर ने बताया हुआ करणी माता और जो हर्ष थे दोनों भाई बहन हुआ करते थे, ये पूजा करने चले गए। हर्ष जिस पहाड़ी पर इन लोगों ने पूजा की थी वहां पर उसको बोल दिया हर्ष पर्वत। ठीक है भाई, चलो इस तरीके से कुछ कहानी थी इनकी। तो आप हर्ष पर्वत ये हो गया। हर्षनाथ की पहाड़ी आपकी अलवर में होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एक तोराबाटी की पहाड़ियां भी आ जाती हैं। कौन सी? तोराबाटी की पहाड़ियां भी इसमें शामिल करते हैं हम लोग। और ऊपर सीकर में कुछ बचा है क्या? सीकर में और कुछ भी नहीं बचा मेरे ख्याल से। अब हम जयपुर की तरफ बढ़े, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक बार और चेक कर लेता हूँ नोट्स में अगर कुछ रह गया हो। बाकी वैसे तो मैं सब कुछ मुझे ऑलरेडी याद है, कुछ भी रहा नहीं है। ठीक है, हाँ ये रह गया जरूर इसमें। ठीक, कुछ नहीं रहा वैसे तो। अब देखो झुंझुनू वाले एरिया में एक और है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ और बाद में अभी बता रहा हूँ। एक है बवाई की पहाड़ियाँ। बवाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बवाई की पहाड़ियाँ। दूसरा है बाबई की पहाड़ियाँ। बाबई की पहाड़ियाँ मैंने ये पहले भी बता दिया, शायद लास्ट क्लास में बता दिया। देखो बा मतलब बड़ा आ रहा है ना, बा पे मात्रा लगे, आ के मात्रा लगे बड़ा, तो जयपुर तो बड़ा है ना सीकर झुंझुनू की वजह। तो बा आएगा तो जयपुर में होगी तो बाबई। ठीक है, याद कैसे करेंगे? बा आ की मात्रा है बा, तो जयपुर शहर बड़ा है या झुंझुनू बड़ा है ये बताओ। सर जयपुर ही बड़ा है तो झुंझुनू छोटा है, तो बाबई होगी, बाबई की पहाड़ी होगी झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू में बबाई की पहाड़ियां झुंझुनू में, बाबई की पहाड़ियां आपके जयपुर में। ये समझ आया? आया कि नहीं आया? आया होगा, क्यों नहीं आएगा? समझ से मैं समझा अच्छे तरीके से रहा हूँ। अब बात करें हम आगे, हम बैराट की तरफ बढ़ेंगे और बैराट की तरफ देखेंगे कि क्या क्या कारनामे यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर भाई बैराट में क्या होता है, यहाँ पर पहले मत्स्य जनपद रहा। ये जो क्षेत्र हुआ करता था जयपुर दौसा वाला जो एरिया है, ये मत्स्य जनपद के नाम से जानते हैं। कौन सा जनपद? मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी हुआ करती थी, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी बैराट है, विराटनगर। देखो पहले इसका नाम था बैराट, और क्या कौन सा राट है ये? बैराट। बैराट को ही हम विराटनगर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विराटनगर। क्या बोलते हैं अब क्या बोलते हैं? विराटनगर। अब ये कहाँ पर आ गया? ये हो गया कोटपुतली में। कहाँ पर? कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड में आ गया। जिले का नाम आएगा कोटपुतली बहरोड। ये पहले हिस्सा किसका था? जयपुर का हिस्सा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले हिस्सा किसका था? बैराट। आपको बताना है जयपुर का था, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड। यहाँ पर एक सभ्यता का विकास हुआ जिसका बाद से बैराट और बैराट सभ्यता का विकास हुआ। कौन सभ्यता? बैराट सभ्यता। बैराट इस सभ्यता का विकास हुआ था। बैराट सभ्यता के बारे में सबसे पहले एक कैप्टन वर्क के द्वारा इनके कैप्टन वर्क ही नाम था उनका, कैप्टन वर्क के द्वारा बताया गया था यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन इसकी खोज की गई थी वो दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की। किसने की? दयाराम साहनी जी के द्वारा बैराट सभ्यता की खोज की गई थी। हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ओवरऑल आप लोगों को। ठीक है, तो बैराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट बात करें, बैराट में जो पांडव थे, पांडव ने अपने अज्ञातवास का समय यहाँ पर व्यतीत किया था। क्या? अज्ञातवास का समय यहाँ पर व्यतीत किया था। यहाँ पर गोल मंदिर और कृष्ण भगवान जी के मंदिर के भी कुछ अवशेष यहाँ पर से हमें मिले हैं। और ये मौर्यकालीन सभ्यता। कौन सी? मौर्यकालीन। ये कौन सा? मौर्यकालीन। कौन से कालीन? मौर्यकालीन। ठीक है भाई, मौर्यकालीन, ये आप ध्यान रखेंगे इसको, मौर्यकालीन है। ये मैंने आपको समझा दिया बैराट के बारे में। अब चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सर, हम ज्योग्राफी बात करें। देखो बैराट, अब देखो यहाँ पर क्या था? पांडवों ने अज्ञातवास बताया था। देखो बैराट में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। याद करवाना कुछ चीजें बोलेंगे सर। बैराट में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया और बैराट में भी उनमें पांडवों का एक भाई हुआ था भीम, बड़ा तगड़ा शांति जैसा। तो यहाँ पर भीम डूंगरी किसके नाम आएगा? भीम डूंगरी पूछेगा आपसे तो बताना है आपको। भीम डूंगरी कहाँ पर है? कोटपुतली में। एक है महादेव डूंगरी। कौन सी डूंगरी?
महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी की बात करें। नेक्स्ट एक है देखो ये हो गया बासे बैराट, बासे बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी। ये जो तीनों डूंगरी हैं ये कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड कहाँ पर है सर? ये कोटपुतली बहरोड में है। समझ आया? देखो दोबारा समझो, समझ आया नहीं? बैराट का, बैराट को पहले बैराट बोलते थे, अब बैराट में बोलते हैं, जिला आ गया उसका कोटपुतली बहरोड, पहले जयपुर में था। अब बैराट में सर क्या हुआ था? मैंने बताया था पांडवों की तरह अज्ञातवास अपना यहाँ पर व्यतीत किया गया था, तो उसमें भीम था ताकतवर, ऐसे याद रख लो। यहाँ पर एक तो भीम डूंगरी है, एक है महादेव डूंगरी है, एक है बा से बैराट, बा से बीजक डूंगरी भी यहाँ पर स्थित है। ये समझ आया कि नहीं आया? और मैंने पूरा मौर्यकालीन सभ्यता बता दिया, दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन सबसे पहले इसकी जानकारी कैप्टन बर्ग के द्वारा हमें बताई गई थी, इसके बारे में बताया गया था। ये आपको समझ आया होगा बैराट के बारे में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? बड़े आगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बता ही दिया। एक डूंगरी जैसे, जैसे एक गणेश डूंगरी, डूंगरी की बात हो रही तो समझ लो, एक है गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, और एक है यही अपनी ये झालाना में मोती डूंगरी हो गई, जयपुर में ये सब मोती डूंगरी। ये कहाँ पर है? जयपुर में, ये जयपुर शहर में है भाई, ठीक है। मोती डूंगरी साहब अपने ही पास में जयपुर, यहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है भाई, यहीं पर है। और मोती डूंगरी और गणेश डूंगरी, गणेश जी का मंदिर है, तो ये सब जयपुर में है। ये आपको समझ आया होगा उम्मीद करूंगा, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया होगा? चलो आगे बात करें बरवाड़ा। देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको, चलो तो बता ही देते हैं, चली रही तो बात क्यों नहीं बताए, बताने के लिए तो मैं आया हूँ। चलो उत्तरी, चलो बताइए क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है सर? रघुनाथगढ़। क्या नाम है? रघुनाथगढ़। कौन सी चोटी है? रघुनाथगढ़, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या पूछ रहा हूँ? खो, खो, खो कहाँ पर है सर? क्या खो, खो की बात करें, खो की पहाड़ी की बात करें, यह है सर जयपुर में। कहाँ पर है? यह है सर जयपुर में, ठीक है। खो की बात करें जयपुर में। बैराट की लंबाई की ऊंचाई की बात करें, लगभग बैराट की जो ऊंचाई थी लगभग कितनी थी? ये 704 मीटर ऊंचाई थी। कितनी मीटर ऊंचाई थी? 704 मीटर बैराट की ऊंचाई है। अब बात करें जो खोकी है, खोकी ऊंचाई के बाद 920 मीटर की ऊंचाई। कितने मीटर ऊंचाई है सर? बैराट की 920 मीटर की, सॉरी खोकी 920 मीटर ऊंचाई है। अब बात करें, ये उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये क्या है? खो उत्तरी अरावली की, लिखेगा उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की दूसरी, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये क्या है? सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ये समझ आया? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी तो होगी कौन सी? रघुनाथगढ़, ठीक है भाई। और मध्य अरावली की मोराई जी, दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर, दासे दक्षिण, दासे दासे गुरु शिखर बन जाते हैं समुद्र को, ठीक है। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें रघुनाथगढ़ शिखर में, दूसरे नंबर की बात करें तो सर्वोच्च चोटी होगी खो, जो कि जयपुर में। इसकी जो ऊंचाई है 920 मीटर है। ये आपको मैंने बता दिया और समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट जयपुर में और क्या बात करते हैं? बाबाई, बाबाई तो मैंने बता दिया। एक बरवाड़ा की पहाड़ियां भी हैं, बरवाड़ा की पहाड़ी, बरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ है सर? बरवाड़ा की पहाड़ी एक है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा ये तो है सर सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और बरवाड़ा ये है जयपुर में। कहाँ पर है? ये शहर जयपुर में। समझ आया कि नहीं आया? देखो ध्यान रखेंगे, बरवाड़ा बोले केवल तो जयपुर में, चौथ का बरवाड़ा बोले सीता जस्ता के भंडार पाए यहाँ से, ठीक है भाई। तो चौथ का बरवाड़ा बात करें तो सवाई माधोपुर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? सवाई माधोपुर आपको यहाँ पर बताना होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। चलो बात करें नेक्स्ट बढ़े, और इसमें और क्या रह गया? इसमें जयपुर में नाहरगढ़, आप लोगों ने सुना होगा। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में। ये सब आप लोगों ये समझा होगा, पढ़ा हुआ है, तो बेसिक चीजें, ठीक है भाई। चलो जयपुर, अब हम बढ़ते हैं अलवर की तरफ, बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम फ्री करेंगे अपने इस अरावली प्रदेश को, ठीक है। अब हम बात करें अलवर में, एक है काकनबाड़ी का पठार, काकनबाड़ी का पठार, ये कहाँ पर है सर? काकनबाड़ी का पठार नहीं, पहाड़ियाँ, ठीक है। काकनबाड़ी की पहाड़ियाँ की बात करें, ये कहाँ है सर? ये है आपके अलवर में। कहाँ पर है सर? ये है आपके अलवर में। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, अलवर में होगी। और अलवर में एक है भैरा, चोटियों के नाम लिख लो डायरेक्ट,
बहराज कहाँ पर है आपको बताना है, तो अलवर बताएंगे। बहराज बताएंगे तो क्या बताएंगे, अलवर ही आपको बताएंगे। और बात करें तो भानगढ़ हो गया, बहराज हो गया, और हर्षनाथ हो गया, मैंने बता दिया हर्षनाथ। दोबारा लिख लो, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ होगी सर, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ होगी सर अलवर में। एक बताया था मैंने उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है सर, ये भी अलवर में है, याद रखेंगे उदयनाथ की। एक मिनट कैसे करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें, एक है बिलाली, बिलाली का भी ध्यान रखेंगे। बिलाली कहाँ है, ये भी सर अलवर में है। कहाँ पर है सर, अलवर में है। और एक और रह गया, एक का नाम क्या था, एक याद कर लेता हूँ, शिरावास, ठीक है, शिरावास, शिरावास, शिरावास कहाँ पर है सर, ये भी कहाँ पर है आपकी अलवर में है। ठीक है, ये आपकी अरावली आज फिनिश हो गई यहाँ पर। दोबारा समझ लो, काकरवाड़ी का पठार की बात है, पहाड़ी की बात करें तो ये अलवर में हो गया। ठीक है, बहराज की बात करें, बहराज कहाँ पर है सर, आपका अलवर में है। ठीक है भाई, खो दरीबा बोले तो अलवर में, केवल खो बोलेंगे तो जयपुर में। ठीक है, चलो हर्षनाथ वो अर्थ की केवल हर्ष पर्वत बोलेंगे तो सीकर में, हर्षनाथ बोलिए तो अलवर में, मैंने बता दिया। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है आपको बताना है, अलवर में। बिलाली की पहाड़ी कहाँ पर है सर, ये अलवर में। और ये शेराबास की पहाड़ी कहाँ पर है, अलवर में। इतनी सारी चीजें मैंने करवा दी, उम्मीद करूंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। शायद ये मोबाइल फोन हल गया मेरे फोन से, हाँ ये पैर से ना ये हल गया, शायद कोई दिक्कत नहीं है, अब शायद विजुअल होगा आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ये आपकी अरावली प्रदेश को मेरी तरफ से बिल्कुल कम्प्लीटली कंप्लीट कर दिया गया। अब कोई भी पेपर उठाइएगा, थोड़ा सा बोर रहा, थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, बहुत सारी चीजें थी, बट मैंने फिर भी अच्छे तरीके से पूरा क्लास कंप्लीट करवाया आप लोगों का। तो उम्मीद करूंगा आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और आपने अगर क्लास को पूरा ध्यान पूर्वक देखा है, समझा है, तो एक अच्छा कमेंट्स करके भेजेंगे कि सर कंटिन्यू करें। आप लोग थोड़ा सा हौसला बढ़ाया करें, जिससे कि चीजें को करने में, बनाने में मुझे और भी अच्छा लगे। मेहनत करने में तभी मजा आता है जब आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेट करोगे, कहोगे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, तो वही चीजें ऑटो को से मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, अगर आप लोग अच्छे कमेंट्स करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। जो भी अच्छे तरीके से शिद्दत से पढ़ रहा है ना भाई, मान रहा है कुछ, और जो मुझसे ईमानदारी से पढ़ लेगा ना, सच बता रहा हूँ, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इससे बाहर, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलो तो आप बंद करते हैं अपनी इस क्लास को, मैं पहुंचने ही लग गया इसमें आपकी क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्री हो गया। देखो ये जो क्या बोलते हैं, चौक डस्ट उड़ती है, इससे एलर्जी सी भी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ इससे, क्योंकि जो मार्कर से करवा था उस साइड में थोड़ा सा वो मिटता नहीं था, इरेज नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैंने ये साइड आप लोगों को उसे समझा करवा। ठीक है, बस मेहनत कर रहा हूँ मैं भी आप लोगों के साथ में, थोड़ा सपोर्ट बना रखें। अच्छा लगे प्रयास तो जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझे। धन्यवाद आप सभी के लिए। कल फिर क्लास होगी और उसमें पढ़ेंगे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसी के साथ हाड़ों की कोई कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।